अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर स्केलर मिल रही है तो हमने उस प्रोडक्ट को कहा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसी तरीके से जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर हमें वेक्टर मिल रही है तो हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या हम इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा। when two vectors are multiplied in such a way that result is a vector, then this is known as vector product। तो हम टेक्निकली इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है, सपोज करें ये एक वेक्टर है v1, ये एक वेक्टर है v2, हमने इनको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी बनी है वो एक वेक्टर बनी है। फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे पास है टॉर्क। तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। यानी जो टॉर्क हमारी है, टॉर्क जो हमारा है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। इसका मतलब है ये जो टॉर्क होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसी तरह फिजिक्स में एक दूसरा एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम। तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो जब हम पोजीशन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम के साथ करते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है, और एंगुलर मोमेंटम भी क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। तीसरा एक और एग्जांपल है जो आप इंटर क्लास में पढ़ते हो। आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में कि जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर होती है तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। और उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F = Q V क्रॉस B। तो इसी तरीके से ये जो तीन मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट के हैं। अब हम इन वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। कंसीडर करें हमारे पास ये दो वेक्टर हैं A और B। इस तरीके से ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, ये इनके बीच में एक एंगल है थीटा। अगर हम इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें एक और वेक्टर मिलेगा जिस वेक्टर का नाम होगा C। यानी हमने दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की है और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक नया वेक्टर जनरेट हुआ जिसको हम वेक्टर C कह रहे हैं। अब ये जो वेक्टर हमारा C होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे डिसाइड करेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर C का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये A और ये जो थीटा यहाँ पर है ये A और B वेक्टर के बीच में एंगल है। तो हम कह सकते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, यानी थीटा जो है वो A और B के बीच में एंगल है। तो इस तरीके से हमें वेक्टर C का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की। तो वेक्टर C का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर A और वेक्टर B लाई करेंगे। यानी हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C is always perpendicular
is always perpendicular to the plane containing vector A and B। ठीक है, और कैसे, अगर आप समझें, ये अगर हमारा प्लेन है तो जब ये हमारा प्लेन है तो अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सपोज करें ये प्लेन है, ये x है, ये y है, तो अब इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर या तो नीचे हो सकता है। यानी c वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे भी हो सकता है और c वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है। यानी c वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा a और b के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये जो मेरा हाथ है ये एक किस्म का प्लेन है, तो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो जैसे मैंने लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a and b and represented by यूनिट वेक्टर u कैप। जैसे आपको पता है डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन हम शो करते हैं। तो अब हम जब कंप्लीट वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर कंप्लीट कैसे लिखा जाता है? वेक्टर कंप्लीट लिखने का मतलब होता है पहले हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर c का मैग्नीट्यूड होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और बाकी अब हम लिखेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम इसके साथ लगाएंगे u कैप। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। किसकी क्रॉस प्रोडक्ट? a और b की क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर c हमें मिला था ये बेसिकली a क्रॉस b से मिला था। तो a क्रॉस b से जो हमें वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड a b साइन थीटा होगा और उसका डायरेक्शन हम u कैप से शो करेंगे। इस u कैप का डायरेक्शन कैसा होगा? तो u कैप का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर a और वेक्टर b लाई करेंगे। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing vector a and b। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला बन गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो पूरा है हमें ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड, और ये हमें क्या देगा? डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। अब हम डायरेक्शन पे थोड़ी और बात करते हैं। देखें, इसका डायरेक्शन u कैप का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। यानी मैं ऐसे भी लिख रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b मींस u कैप, क्योंकि जो डायरेक्शन a क्रॉस b का होगा वो डायरेक्शन u कैप का होगा। बेसिकली u कैप यूनिट वेक्टर है किसका? a क्रॉस b का। सो द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b मींस यूनिट वेक्टर is given by right hand rule। अब राइट हैंड रूल क्या है इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, देखें, सपोज करें ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर मतलब ऊपर भी हो सकता है या इसके नीचे भी हो सकता है। अब याद रखिए राइट हैंड ग्रिप रूल हम कैसे यूज करेंगे? तो हम A पे अपना राइट हैंड रखेंगे, प्लेस द राइट हैंड ऑन A एंड कर्ल टुवर्ड्स B, और हम इसको कर्ल करेंगे B के तरफ। तो जब हम इसको B के तरफ कर्ल करेंगे, अगर आप देखें तो हमने A पे रखा और इसको B पे कर्ल किया तो ये आ रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि डायरेक्शन A क्रॉस B का जो डायरेक्शन था वो अपवर्ड था। इसी तरीके से अगर आप B क्रॉस A करना चाहते हैं तो जब आप B क्रॉस A करेंगे तो अपना हाथ रखेंगे B पर और इसको कर्ल करेंगे A पर, B पे हाथ रखकर और इसको कर्ल करेंगे A पर। तो अब आप देखें थंब का जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर हो गया। तो बोर्ड के अंदर जो हो गया है हम इसको कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड है, यानी ये डायरेक्शन जो है वो B क्रॉस A का है।
दोबारा देख लें, अगर हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो हम स्ट्रेट रखेंगे, ए पर अपना राइट हैंड रखेंगे, उसको कर्ल करेंगे बी पर, तो आपका जो थंब है ये आपको डायरेक्शन बताएगा किसका, ये आपको डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी यानी सी का, यू कैप का डायरेक्शन बताएगा। तो अभी आपने देखा कि यू कैप का डायरेक्शन जो था वो बोर्ड से बाहर आ रहा था, बोर्ड से जो बाहर आ रहा है हम थोड़ी देर के लिए इसको अपवर्ड समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालेंगे तो हम अपने हाथ को रखेंगे बी पर और उसको कर्ल करेंगे ए पर, तो अब आप देखें थंब जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं राइट हैंड रूल के लिए, प्लेस द राइट हैंड, ये मैं ए क्रॉस बी के लिए बता रहा हूं, फॉर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, प्लेस द राइट हैंड ऑन ए एंड कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स बी, और इसको बी पर कर्ल कराएं, then thumb will show the direction of A क्रॉस B, तो थंब जो है वो A क्रॉस B का डायरेक्शन बता देगा। अगर आप B क्रॉस A के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेस दी राइट हैंड, अब आप राइट हैंड कहाँ प्लेस करेंगे, अब आप ए पे नहीं करेंगे, अब आप बी पे करेंगे, क्योंकि आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं। प्लेस द राइट हैंड ऑन वेक्टर बी एंड कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स ए, अब आप ए पे कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा, देन थंब विल पॉइंट आउट, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। जैसे हम इस तस्वीर में दोबारा देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड ऐसे प्लेस करके ए पे रखा और इसको कर्ल किया बी पे, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन हमारा जो है वो अपवर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन जो है वो किसका रहा है, ए क्रॉस बी का। पर इसी तरीके से सेम वेक्टर को अगर आप ऐसे लिखेंगे, सपोज ये आपका वेक्टर ए ही है और ये आपका वेक्टर बी ही है, अब अगर आप ए क्रॉस बी, अब अगर आप बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करना चाहेंगे तो अब आप रखेंगे बी पर और उसको कर्ल करेंगे ए पर, तो आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है। एक का जो था वो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा था, जैसे यहाँ देखें ए क्रॉस बी का बोर्ड से बाहर आ रहा था, और बी क्रॉस ए का थंब देखें बोर्ड के अंदर जा रहा था। जो थंब जो बोर्ड के अंदर जा रहा है उसको हम डाउनवर्ड से शो कर रहे हैं और इसको हम अपवर्ड से शो कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है वो बेसिकली बी क्रॉस ए का है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है, देखें दो वेक्टर सेम तब होते हैं जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनका डायरेक्शन भी सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकती। ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये दो वेक्टर सेम नहीं है। हालांकि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो हम इनको कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। इसका मतलब हुआ कि अगर हम वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। यह कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। पर आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी
ए क्रॉस, अब देखें ये जो ए क्रॉस बी है और ये जो बी क्रॉस ए है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है पर इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिहाजा ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो नेगेटिव वेक्टर है वो बी क्रॉस ए होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितनी होगी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल होगी 180 डिग्री की, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है अपवर्ड है। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, और मैं ये पॉइंट भी लिख सकता हूं द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी and B cross A is 180 डिग्री। आपके सामने है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब एक बात यहाँ पे आप थोड़ा सा समझें, कभी कभी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि वेक्टर A हमारा x एक्सिस पे है, अलोंग द x एक्सिस, और वेक्टर B जो है वो अलोंग द y एक्सिस है। तो बताएं वेक्टर C जो A क्रॉस B से मिलेगा वेक्टर वो कहाँ होगा। तो वो हमेशा उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर A और वेक्टर B लाई करेंगे। तो वेक्टर A और वेक्टर B किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, XY प्लेन में। तो इसका मतलब है वेक्टर C जो होगा वो Z एक्सिस पे लाई करेगा। जब वेक्टर C Z एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका मतलब है वो A से भी परपेंडिकुलर होगा और वो B से भी परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखिएगा, आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड A। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे 90 डिग्री पे, क्योंकि ये वेक्टर आपका कहाँ लाई करेगा, जेड एक्सिस पे, और ये वेक्टर आपका कहाँ लाई करेगा, सपोज करें एक्स एक्सिस पे। तो इनके बीच में एंगल क्या होगी, 90 डिग्री। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी। ए क्रॉस बी और बी के बीच में एंगल क्या होगी, तो अगेन वी विल से 90 डिग्री। ठीक है, सो मैं ये लिख लेता हूं द ए क्रॉस बी इज नॉर्मल टू वेक्टर ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी जो होगा वो ए के साथ भी नॉर्मल होगा और बी के साथ भी नॉर्मल होगा। तो आप इनको नोट करें तो फिर हम आगे कुछ और लिखेंगे।